गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। पुराने मौखिक बंटवारे का याददाश्तनामा यदि हम नोटरी करवा लेते हैं तो उसके 5 बड़े फायदे क्या क्या होंगे, उसी पर हम चर्चा करेंगे। और यदि हम सादे कागज पर पुराना मौखिक बंटवारे को लिखते हैं तो हमें जो समस्याएं आ सकती हैं, उन कुछ समस्याओं पर भी हम चर्चा करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के जो लैंडमार्क जजमेंट, जो 7 लैंडमार्क जजमेंट मैंने आपके लिए कलेक्ट करके इस ई बुक पीडीएफ के अंदर रखे हैं, उन पे भी संक्षिप्त में आपका प्रकाश डालूंगा, जिसमें यही एक बात बताई गई है कि यदि अतीत में कोई मौखिक बंटवारा हो चुका है और बाद में उसको लिखित रूप दिया जाता है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 1 की उपधारा बी के तहत उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। तो आइए सर, अब हम 5 महत्वपूर्ण फायदों को देखते हैं जो यदि हम उसकी नोटरी करवाते हैं तो किस प्रकार से प्राप्त होंगे। नोटरी हम क्यों करवा रहे हैं सर, यहां भी आप समझ लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उसका आवश्यक नहीं है, इसलिए हम उसकी सादे कागज पर भी हम उसको लिख सकते हैं या उसकी बेस्ट रूप नोटरी भी करवा सकते हैं। तो यदि हमने नोटरी करवाई तो उसके क्या महत्वपूर्ण 5 फायदे होंगे, उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा। ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर पुराना मौखिक बंटवारा याददाश्तनामा नोटरी कराने के 5 बड़े कानूनी फायदे। ये हमारी ई बुक का टाइटल है और यही टाइटल हमारे वीडियो का भी है। अब हम सीधी मुद्दे की बात पर चलते हैं। ये इस ई बुक पीडीएफ के अध्याय 8 में से आपको जानकारी दूंगा मैं सर। आइए सर, लेट्स गो। अक्सर लोग घर के किसी कॉपी के पुराने पन्ने पर या सादे पन्ने पर अक्सर जो अतीत में मौखिक बंटवारा हो चुका है उसको लिख लेते हैं। हालांकि ये जब जो समय होता है लिखने का, वो आपसी भरोसे का समय होता है, उस समय कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। लेकिन यदि बाद में लड़ाई झगड़ा होने लगता है तो वही समय सब लोग भूल जाते हैं और एक नया ही दुश्मनी का रूप निकलकर सामने आता है। तब वो जो हम सादे कागज पर यदि उस अतीत में किए गए मौखिक बंटवारे को लिखा गया है तो उसमें कई प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। और यदि हम नोटरी उसकी करवा लेते हैं तो 5 जो बड़े फायदे हमें मिलेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि भारतीय समाज में अधिकांश पारिवारिक बंटवारे आपसी विश्वास के आधार पर सादे कागज पर लिख लिए जाते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंट भी हैं जो इसी बुक पीडीएफ के अंदर मैंने दिए हुए हैं। कुल 7 जजमेंट है जिसमें बताया गया है कि उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। मैं उनके नाम भी आपको पढ़ के बता देता हूँ, ई बुक के अंदर वैसे लिखे हुए हैं। एस कलादेवी विरुद्ध वी आर सोमसुंदरम 2010, कोरुकुंडा चलपति विरुद्ध कोरुकुंडा जगदम्बा 2010, काले 1976, रोशन सिंह 1988, रविंद्र कौर गिरवाल 2020, विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020, टेक बहादुर विरुद्ध देवी सिंह अय्यर 1966। ये कुल 7 जजमेंट है जो मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखे भी हुए हैं और उनकी सरल व्याख्या भी की है। अब हम इन 5 फायदों को देखते हैं। उनमें सबसे नंबर 1 फायदा है सर हमारा बैक डेट के आरोप से सुरक्षा, फिक्सिंग द टाइमलाइन। ये सबसे नंबर फायदा मिलेगा यदि हम उसकी नोटरी करवाते हैं। सादे कागज के बंटवारे पर अक्सर विपक्षी यह आरोप लगाता है कि यह कागज विवाद होने के बाद पिछली तारीख में फर्जी तैयार किया गया है। यह आरोप यदि लगा दिया गया तो हमें क्या फायदा मिलेगा सर, लेकिन जब दस्तावेज नोटरी होता है तो उस पर नोटरी का रजिस्टर नंबर, जिसे हम सीरियल नंबर कहते हैं, जो सील हम सबसे ऊपर लगाते हैं, और उसमें बुक नंबर भी लिखाता है, रजिस्टर का सीरियल नंबर भी लिखाता है और बुक की रसीद नंबर भी उसमें लिखाता है सर। ये 3 चीजें उसमें लिखाती हैं और रजिस्टर में भी एंट्री होती है, रसीद में भी एंट्री होती है। तो वो तारीख और सीरियल नंबर दर्ज होती है और नोटरी का रजिस्टर एक सरकारी रिकॉर्ड की श्रेणी में आता है जो यह सिद्ध कर देता है कि बंटवारा उसी तारीख को हुआ था जो उस पर दर्ज है। तो यदि उसमें इस प्रकार की आपत्ति ली गई तो ये सबसे नंबर 1 फायदा मिलेगा कि उसकी आपत्ति झूठी और निराधार हो जाएगी और निरस्त मानी जाएगी। और सादे कागज पर यदि आपने किया है और उसने चुनौती दे दी तो आपके पास में यह फायदा नहीं होगा जो नंबर 1 फायदा मैंने आपको बताया। अब हम दूसरा फायदा देखते हैं सर, हस्ताक्षर की विधिक पुष्टि, वेरिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन। सादे कागज पर किए गए हस्ताक्षर को कोई भी भाई या हिस्सेदार यह कहकर नकार सकता है, क्या कहकर, यह मेरे दस्तखत नहीं है। परंतु नोटरी अधिनियम 1952 के तहत नोटरी अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वो पक्षों की पहचान आईडी प्रूफ देख के सत्यापित करने के बाद ही मोहर लगाए। कोर्ट में नोटरी की सील यह प्रमाणित करती है कि हस्ताक्षर स्वेच्छा से और सही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। यदि सादे कागज पर चैलेंज कर दिया गया तो यह विकल्प का आपके पास नहीं होगा। यह नोटरी वकील साहब का बहुत बड़ा आपके साथ साथ में सपोर्ट होगा। किस प्रकार से होगा
कि वो आईडी प्रूफ को देखने के बाद और पूरी जांच करने के बाद उसकी नोटरी की गई है और दस्तखतों की पहचान की गई है, तो यदि कोई व्यक्ति मुकरता भी है तो उसकी बात को नहीं माना जाएगा। और ये एक प्रबल फायदा, एक मजबूत फायदा आपको दूसरे नंबर का मिलेगा, जो सादे कागज पर आपको प्राप्त नहीं होता है। तीसरा फायदा हम देख लेते हैं सर, हम प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 85 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 85 नोटरीकृत दस्तावेजों को एक विशेष सुरक्षा देती है। कोर्ट यह मानकर चलता है कि नोटरी के समक्ष निष्पादित दस्तावेज सत्य और वैध है। पहली अवधारणा तो यही होती है सर। इसका मतलब यह है कि अब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि कागज सही है, बल्कि विरोधी पक्ष को यह साबित करना होगा कि कागज गलत है। सादे कागज के मामले में यह बोझ आपके ऊपर ही होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब आपने नोटरीकृत दस्तावेज यदि पेश कर दिया और उस सामने वाले व्यक्ति ने चुनौती दे दी, तब उसी की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि उसके नहीं है। इधर तो नोटरी वकील साहब का पूरा रिकॉर्ड आपके साथ रहता है, लेकिन अब बर्डन आप प्रूफ उसके ऊपर आ जाता है। तो ये तीसरा बड़ा फायदा सर आपको मिलता है। चौथा फायदा क्या है, हम उसे देख लेते हैं। नामांतरण में प्रशासनिक प्राथमिकता म्यूटेशन में राजस्व अधिकारी जैसे तहसीलदार या नायब तहसीलदार सादे कागज के बंटवारे को निजी दस्तावेज मानकर खारिज कर सकते हैं। कई दफा ऐसा हो जाता है कि हम उसकी भाषा शैली ही गलत लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सर आपको सर्वोच्च न्यायालय के उन लैंडमार्क जजमेंटों के सिद्धांत जो दिए गए हैं उनको शामिल करते हुए आपको भाषा शैली लिखना है। नामांतरण आवेदन की, उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की और अतीत में हुए मौखिक बंटवारे की ड्राफ्ट में भी उनका आना जरूरी है। और ये किस प्रकार से लिखी जाएंगी, इस पे मैं मेरे चैनल पर पिछले तकरीबन 5 या 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उसमें मैंने उन ड्राफ्टों को पढ़कर भी बताया है। और वो सभी ड्राफ्ट इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है, जिससे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो जब वो ड्राफ्टों के तहत लिख के पेश किया जाता है, तब राजस्व अधिकारी के द्वारा यह नहीं किया जाता है कि जाइए इसका रजिस्ट्रेशन करवा के लाइए। लेकिन यदि आपने सिंपल नामांतरण आवेदन दे दिया यह कहते हुए कि मौखिक बंटवारा हुआ था हमारा, तो वो आपसे यही कहेंगे कि जाइए इसका रजिस्ट्रेशन करवा कर लाइए, हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये सबसे जबरदस्त आपको फायदा मिलता है। नोटरी वकील साहब जब करेंगे तो ड्राफ्टिंग भी कानून के तहत ही की जाएगी। यदि आपको कानून की ड्राफ्टिंग चाहिए तो मेरी ई बुक में सर मौजूद है, आप बिल्कुल उसके सिद्धांत वही उतार सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई दफा ऐसा हो जाता है कि हम कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान दिन में लगे रहते हैं कार्यों में और जल्दबाजी में हम लिखाते हैं, तो वो महत्वपूर्ण शर्तें उसमें लिखाना रह जाती हैं, भूलवश रह जाती हैं। तो आप किससे कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हो, इसलिए मैंने आइडियल ड्राफ्टिंग तैयार करके इस ई बुक पीडीएफ में सर दे दी है आपके लिए। अब हम आगे देखते हैं। तो यह आपका फायदा हुआ सर। चौथे नंबर का फायदे पे हम चल रहा है अभी, कि सादे कागज के बंटवारे को निजी दस्तावेज मानकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन नोटरीकृत याददाश्तनामे को एक अर्ध शासकीय मान्यता प्राप्त होती है। इसके आधार पर पटवारी की रिपोर्ट और नामांतरण की प्रक्रिया अधिक सुगम और तेज हो जाती है, क्योंकि अधिकारी को दस्तावेज की प्रामाणिकता पर संदेह कम होता है। ये चौथा फायदा मिल गया सर हमें। अब पांचवें नंबर का और अंतिम फायदा हम देखते हैं। इसमें द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मान्यता, सेकेंडरी एविडेंस। यदि मूल बंटवारा ओरिजिनल डीड खो जाए या फट जाए तो सादे कागज की फोटोकॉपी कोर्ट में साबित करना लगभग असंभव है। लेकिन यदि वह नोटरीकृत था तो आप नोटरी के रजिस्टर से उसकी प्रमाणित प्रति निकलवाकर धारा 65 एविडेंस एक्ट के तहत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में केस जीत सकते हैं। ये सर पांचवा बड़ा फायदा हो गया। तो पांचों बड़े फायदे सर मैं आपको बता चुका हूं कि सादे कागज की तुलना में यदि आप नोटरी करवाएंगे तो ये 5 बड़े फायदे आपको मिल सकते हैं। अब यदि आपने सादे कागज पर लिखा पढ़ी आपने की है तो आपके सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं सर। इसमें विशेष टिप्पणी और बता दूं सर मैं आपको, पुराना बंटवारा यदि सादे कागज पर है तो वह केवल एक सहमति है, लेकिन यदि वह नोटरीकृत है तो कानून की नजर में एक अकाट्य साक्ष्य है। सादे कागज पर विश्वास करना जोखिम है, जबकि नोटरी करवाना अपनी संपत्ति का बीमा करवाना है। लेकिन यहां बता दूं मैं सर कि उस सादे कागज को भी आप कम ना समझिएगा, ये तो आपको सुविधा उपलब्ध है तो आप करवा लें नोटरी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि तकरीबन 65% आबादी गांव में रहती है। भारत की आबादी का 2/3 हिस्सा गांवों में रहता है। और जब वो लोग, गांव के ग्रामीण लोग इस प्रकार से कि खेत पे हैं, जैसे खेत उनके मकान से काफी दूरी पे बने होते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर, वो मौखिक रूप से बंटवारा कर चुके होते हैं कि ये उत्तर दिशा का कुएं वाला खेत श्याम का और दक्षिण दिशा वाला खेत राम का, ये मौखिक कर लिया उन्होंने। 10 साल बाद दो ही भाई खेत की मेड़ पर बैठे और उनके मन में विचार आया कि हम इसको बंटवारा लिख लें। अब घर तो 2 किलोमीटर दूर है खेत से, अब कैसे जाए लिखने।
और भी लोग बैठे थे, उन्होंने सोचा क्या करें, तो गांव में अक्सर लोग बीड़ी भी पीते हैं सर। तो बीड़ी के ऊपर एक कवर रहता है, जब उसको फाड़ के निकाला जाता है तो उसके पीछे कोरा रहता है, वो उस पर भी लिखा जा सकता है। उन्होंने उसी पर लिख लिया कि हमने पहले बांटा था, और ये कुएं वाला खेत श्याम का और ये दक्षिण दिशा वाला राम का, और उस पे अंगूठे लगा दिए, मौजूद लोगों ने कर दिए, तो ये हो गया सर आपका सादा कागज, जो है कि इसकी रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक नहीं है, और वो कोर्ट में मान्यता प्राप्त दस्तावेज है। अब वहां पर नोटरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, खेत में, बीहड़ जंगल में, गांव में नोटरी वकील साहब उपलब्ध नहीं है, उन्होंने कर लिया तो सर्वोच्च न्यायालय इसको भी कानूनी रूप से मान्यता देता है। लेकिन यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपके पास फैसिलिटियां उपलब्ध हैं, तो यदि आप करा लेते हैं तो फायदे 5 जो मैंने बताए ये सर जरूर मिलेंगे आपको। और ऐसी दशा में जो सामान्य समस्या आ सकती हैं वो क्या होंगी, हम उन पर चर्चा करेंगे। सादे कागज पर यदि हमने उसको लिखा है, तो सादे कागज पर लिखे गए बंटवारे के साथ सबसे बड़ी समस्या उसकी प्रमाणिकता की होती है, जो नोटरी डॉक्यूमेंट्स में से नहीं होती है। मुकरने की गुंजाइश नंबर 1, भविष्य में कोई भी पक्ष कोर्ट में खड़ा होकर कह सकता है कि हस्ताक्षर मेरे नहीं है या मुझसे खाली कागज पर दस्तखत करा लिए गए थे। नंबर दूसरा है तारीख का विवाद। सादे कागज पर लिखी तारीख को आसानी से चुनौती दी जा सकती है कि यह कागज विवाद शुरू होने के बाद बैक डेट में बनाया गया था। नोटरी का तो रिकॉर्ड रहता हूं, वहां उनसे तो कह ही नहीं सकता हूं, तो ये सब दूसरी समस्या आ सकती है। तीसरी अस्वीकार्यता। कई सरकारी कार्यालय जैसे नगर पालिका या बिजली विभाग सादे कागज के बंटवारे को रिकॉर्ड में लेने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है। सरकारी विभाग ने मना तो कर दिया सर, आप सभी लोगों में कोई विवाद भी नहीं है, आपस में सहमत भी हैं, तब फिर आप सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंट जो ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखे हुए हैं, आप उनको ले जाकर बता सकते हैं। नामांतरण की ड्राफ्ट जो मैंने इसमें दी है सैद्धांतिक रूप से, कानूनी रूप से उसके तहत तैयार करके, अतीत में बंटवारा जो तैयार होता है उसकी ड्राफ्टिंग उस हिसाब से करके आप फिर पेश कर सकते हैं उनको। कानून आप बताएंगे तो फिर बराबर मानेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 141, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर एक सैद्धांतिक रूप से मानने योग्य, उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए उनको मानना उनका एक कानूनी कर्तव्य है, तो उसके आधार पर आपको सर फिर लाभ मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम सर। नोटरी अटेस्टेशन का महत्व, पहचान और धोखाधड़ी से बचाव। जब नोटरी एक्ट 1952 के तहत नियुक्त किसी नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं, तो वह केवल मोहर नहीं लगाता बल्कि एक विधिक प्रक्रिया पूरी करता है सर। क्या प्रक्रिया है वो? पहचान का सत्यापन, स्वेच्छा की पुष्टि और आधिकारिक रिकॉर्ड, ये 3 चीज नोटरी वकील साहब के पास मौजूद होती हैं। और भारतीय एविडेंस एक्ट में जैसे मैंने बताया था सर आपको कि यदि कोई दस्तावेज नोटरी द्वारा विधिवत निष्पादित और प्रमाणित है, तो वो सही सही तरीके से बनाया गया हुआ ही माना जाएगा। और नामांतरण में नोटरीकृत याददाश्तनामे की क्या भूमिका होगी? जो शपथ पत्र, जैसे कि आप नामांतरण के आवेदन के साथ जब नोटरी किया हुआ याददाश्तनामा लगाया जाता है, तो राजस्व अधिकारी उसे एक विश्वसनीय साक्ष्य मानते हैं। एक गंभीरता पैदा होती है अधिकारी के समक्ष, जब आप डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे नोटरी किया हुआ, तो वो बिल्कुल ये प्रिजम्पशन होगी उनके मन मस्तिष्क में कि नोटरी वकील साहब के सामने सभी लोग उपस्थित हुए थे, दस्तखत की तारीख भी सही है, दस्तखत भी सही है, और जो लिखा हुआ ये भी सही है, ये बिल्कुल मानते हैं सर। वो सादे कागज में वो डाउटफुल रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उसमें झगड़ा करने पर आमादा हो जाए, परिवार का सदस्य मुकर जाए, तो फिर तो समस्या, भारी समस्या हो जाती है सर। तो इसलिए हम जो है कि रजिस्ट्रेशन अगर आप करा लेते हैं तो सबसे बेस्ट है सर। आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत यदि आपने रजिस्टर्ड करवा लिया तो सबसे बेस्ट है। लेकिन हालात, परिस्थिति, समय कभी एक जैसा नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि गांव में लोग बैठे हुए हैं, घर 2 किलोमीटर दूर है, कहाँ नोटरी उपलब्ध है, कहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ना उनको इतना ज्ञान है। तो वही सर बहुत कुछ है, सब कुछ है वही। लेकिन यदि आपके पास है तो आप इन सुविधाओं का उस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। लेकिन कानून वहां भी खड़ा हुआ है जिसने सादे कागज पर लिखा है, कानून उसके साथ भी खड़ा हुआ है जिसने नोटरी करवाया है, कानून का लाभ उसे भी मिल रहा है जिसने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो इस प्रकार से ये लाभ अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। शपथ पत्र में सर जैसे कि प्रक्रिया में तेजी, सादे कागज पर अधिकारी को संदेह हो सकता है। कानूनी विवादों में सुरक्षा, नोटरी कराया हुआ याददाश्तनामा एक ठोस ढाल है स्थगन से बचाव। यदि कोई भाई गलत तरीके से स्टे लेना चाहता है, तो आप नोटरी किया हुआ पुराना कागज दिखाकर कोर्ट को बता सकते हैं कि बंटवारा बरसों पहले हो चुका है और हम अपने अपने हिस्सों पर काबिज हैं। हस्तलेख विशेषज्ञ, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, क्योंकि नोटरी के सामने दस्तखत होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, इसलिए फॉरेंसिक जांच में भी ऐसे दस्तावेजों को झुटलाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे ये फायदा भी मिलेगा। पुराना जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, उसकी धारा 46 के तहत कोर्ट में सर आवेदन लगाया जाता था, वो धारा बदल के नहीं हो गई है कि
अक्सर चेक बाउंस के मसले पे कोई जो है कि हस्ताक्षर से इनकार कर देता, तो उसके हस्ताक्षर मिलान करने के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को कोर्ट में बुलाया जाता है। वो जांच करते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, कोर्ट में बयान देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी उनको बुलाया जा सकता है। हम इसको एक सरल उदाहरण से समझ लेते हैं, या इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ सरल उदाहरण इसका। रमेश और सुरेश ने 1000 के स्टाम्प पर याददाश्तनामा लिखा और उसे नोटरी कराया। 5 साल बाद रमेश की नीयत बदल गई और उसने कोर्ट में कहा कि बंटवारा हुआ ही नहीं था। सुरेश का बचाव। सुरेश ने नोटरी की मुहर वाला कागज दिखाया। कोर्ट ने देखा कि उस पर नोटरी का रजिस्टर नंबर और तारीख अंकित है। परिणाम, कोर्ट ने रमेश की बात को खारिज कर दिया, क्योंकि नोटरी अटेस्टेशन यह साबित करने के लिए काफी था कि 5 साल पहले दोनों भाइयों ने सहमति जताई थी। इसमें जो है कि सादा कागज और नोटरी में क्या डिफरेंस है सर, अब आप ये तो समझ चुके होंगे। और ये जो है कि एक पब्लिक रिकॉर्ड है, और इसमें अक्सर ये माना जाता है कि नोटरी केवल एक मोहर है, लेकिन इसके पीछे पब्लिक रिकॉर्ड का एक बहुत गहरा सिद्धांत छुपा हुआ है, जो सादे कागज में कभी नहीं हो सकता है। एक अकाट्य साक्ष्य भी है सर, जो मैंने आपको बताया था। दस्तावेज की अमरता, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आदि बहुत सी चीजें सर इसमें मौजूद हैं। ये सब जानकारियां मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखी हुई हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने जो हमारा आज के वीडियो का टाइटल था उससे रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। अब इस ई बुक पीडीएफ के अध्यायों से मैं आपका परिचय करा देता हूँ। इसमें कुल 22 अध्याय हैं, समथिंग 21 अध्याय हैं। मैं उनको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि इस ई बुक पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है। आइए सर, ये सर आप देख रहे हैं ई बुक विषय सूची है। टेबल ऑफ कंटेंट्स अध्याय नंबर 1 में है। इसमें सादे कागज पर बंटवारा यदि रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 व 49 का वह अचूक नियम जो कोर्ट में दिलाएगा जीत। ये अध्याय नंबर 1 हो गया। अध्याय नंबर 2 है ड्राफ्टिंग। इसमें सारी ड्राफ्टिंग आ गई है सर। नामांतरण आवेदन की ड्राफ्टिंग, उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग, और जो पुराना बंटवारा आपने मौखिक किया है उसको आप बाद में जब लिखते हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग, और उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग। ये सभी ड्राफ्टिंगे सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंटों में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उनके आधार पर तैयार की गई है। ये आप याद रखिएगा, ये कोई सामान्य ड्राफ्टिंग नहीं है सर। ये आपको इतनी आसानी से प्राप्त भी नहीं होगी। ये स्पेशल ड्राफ्टिंग है, बनी बनाई ड्राफ्टिंग है, रेडीमेड ड्राफ्टिंग है, जो इस अध्याय के अंदर मौजूद है। अध्याय नंबर 3 में पारिवारिक बंटवारा, कानूनी परिचय और आधार। अध्याय 4 में पारिवारिक बंटवारा, कानूनी परिचय और आधार। और 5 में जो बंटवारा अतीत में मौखिक हो चुका उसके आधार पर नामांतरण कैसे कराएं। 6वें में बंटवारा कराने के विभिन्न तरीके और संबंधित धाराएं। 7वें में याददाश्त बंटवारानामा और लैंडमार्क जजमेंट। 8वें में विशेष अध्याय याददाश्तनामे की नोटरी सादे कागज की तुलना में फायदे, जो अभी मैंने आपको बताया था। 9वें में नामांतरण और व्यवहारिक प्रक्रिया। 10वें में है क्या अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करवाई जा सकती है। 11वें में क्या अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करना गैर कानूनी है और नोटरी वकील के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कानून के तहत धाराओं के साथ। लैंडमार्क जजमेंट के हवाले से जवाब है सर। इस पर मैंने स्पेशल भी वीडियो बनाया है। मेरे नोटरी वकील साहब ने इससे मेरे से सवाल भी किया था कि क्या इसको नोटरी करना गैर कानूनी है, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, जहां बंटवारा नामा हमारे सामने आया तो रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। बिल्कुल, लेकिन ये चीजें आपको पता नहीं थी जो मैंने आपको बताई हैं। यदि इन चीजों का प्रयोग करते हुए आप उसकी नोटरी करेंगे तो नोटरी कानूनन रूप से आपको करने का अधिकार है। लेकिन जिस दस्तावेज की आज ही आपने संपत्ति को बांटा परिवार के लोगों ने, और आज ही उस डॉक्यूमेंट्स को लिखा है, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक हो जाता है। तब ऐसे दस्तावेज की नोटरी वकील साहब के द्वारा नोटरी नहीं की जाएगी, और यदि कर भी दी तो उससे उनको कोई कानूनी लाभ प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ये धारा 49 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट की को स्पष्ट कहती है कि जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, यदि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है तो उनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। जैसे कि विक्रय विलेख आपने लिख लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको मालकान हक प्राप्त नहीं होगा, कोर्ट उसको एविडेंस में नहीं मानेगी। गोदीनामा है, उसको भी नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि गोदीनामे की जो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम है उसकी 1956 की धारा 16 में दिया हुआ है कि पंजीकृत दस्तावेज कोर्ट में सबूत के तौर पर माने जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 3 में भी ये लिखा हुआ है सर कि दत्तक ग्रहण जो है कि उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो ये समझने वाली बात है। अध्याय 12 में है कि अतीत के याददाश्तनामा हिबानामे की नोटरी गैर कानूनी है। और 13 में गोदीनामा और याददाश्तनामा। और अध्याय 14 में है मेमोरेंडम और विभाजन विलेख में अंतर। 15 में है नोटरी केवल हस्ताक्षर प्रमाणित कर सकता है, लेकिन वह किसी बंटवारे को कानूनी रूप से पंजीकृत नहीं कर सकता। अध्याय 16 में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा बी। और अध्याय 17 में है
जो है कि याददाश्त का सिद्धांत मुस्लिम हिबानामे पर बहुत मजबूती से लागू होता है, लेकिन गोदीनामे के मामले में स्थिति थोड़ी अलग और पेचीदा है। अध्याय 18 में 50 प्रमुख सवाल और उनके कानूनी जवाब, और यहाँ से सर हमारे लैंडमार्क जजमेंट मैंने लिखे हैं इसमें। जैसे कि अध्याय 19 में काले और अन्य 1976 सर्वोच्च न्यायालय के हैं। सर ये अध्याय 21 में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020, और रोशन सिंह और अन्य बनाम जिले सिंह ये 24 फरवरी 1988 का। ये सभी फैसले इसमें मेरे द्वारा सर लिखे गए हैं, और ये सब कुछ ई बुक पीडीएफ में शामिल है। और ये आप देख रहे हैं, ये तकरीबन ये ई बुक पीडीएफ है सर आपका 250 पेज से ऊपर के समथिंग है सर ये। और इसकी लिंक वीडियो के नीचे सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 299 रुपये, 299 रुपीज मात्र इसकी कीमत है, और इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने की प्रक्रिया क्या होगी सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे लिंक है, उस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 299 रुपये का भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा डाउनलोड का। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड हो जाएगी। वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर दिए गए कानून, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, आपको जहां भी आवश्यकता हो वहां आप उन कानूनों का प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा एक रास्ता दिखाने की कोशिश है सर। मैंने आपको रास्ता बता दिया कि यहाँ से भोपाल जाने का रास्ता ये है। ट्रेन आएगी सवेरे 9 बजे इंटरसिटी, आप उसमें बैठ के भोपाल आप चले जाएं। अब आपको यदि ये ज्ञान ही नहीं है कि आपको भोपाल जाना है और उसकी इंटरसिटी का समय 9 बजे है, तो आप लोगों से पूछते फिरेंगे, आप इधर उधर भटकते फिरेंगे, आप कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। कई बार तो लोगों को पता नहीं होता है तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, ट्रेन ही निकल जाती है। कई बार स्टेशन पे जाके पूछते हैं लोग, किसी को मोबाइल में देखते हैं। मतलब जाना तो पड़ता है आपको कहीं ना कहीं, और जब आपको रास्ता मिलता है तभी आप मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ये मेरा काम सर सिर्फ रास्ता दिखाना है, मंजिल तक पहुंचना फिर आप ही का काम है। और मेरा चैनल और मैं किसी भी प्रकार का सर दावा नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक कोशिश है कि आपके सामने यदि कोई प्रॉब्लम आई है तो वो सॉल्व कैसे हो सके, कानून को इस प्रकार से जीवन में कैसे लाया जा सके कि उसका इस्तेमाल हो सके। इसीलिए ई बुक पीडीएफ सरल उदाहरणों के साथ लिखी जाती है। और बहुत से मेरे विवर्स के द्वारा जो है कि उससे कहा गया कि सर आप इसकी जो है कि पेपर बुक भी हमें उपलब्ध कराएं कि घर छप कर आ जाए। तो सर मैं काफी समय से लगा था, लेकिन उसमें कॉस्टिंग काफी ज्यादा आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने एक ई बुक सादे कागज पर बंटवारा मान्य, जो अभी मैंने पेपर ई बुक बनाई थी अभी, उसको मैंने सर अपलोड किया है। 1,000 रुपये उसकी कीमत है सर। और वो तकरीबन 4-6 दिन में संभव है वो 8 दिन में वो लाइव हो जाए। तो जब भी वो लाइव होगी तो उसकी लिंक भी मैं वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा। और 1,000 रुपये उसकी कीमत है। 1,000 रुपये के बाद वो जो है कि तो वहां से वो आपके घर पे छप के आ जाएगी, और उस बुक को भी सर सिर्फ रेफरेंस के तौर पे देखा जाएगा। ये मैं आपको बता दूं आप कि आप ये ना समझे। आप रेफरेंस कैसा है कि यदि आप उसको कहीं भी बताएंगे भी आप, तो आप उसका हवाला बता सकते हैं। महत्वपूर्ण उसके अंदर जो लिखा है वो होगा, बुक महत्वपूर्ण नहीं है। जज साहब के सामने भी अगर रख दी तो जज साहब भी देखेंगे कि उसके अंदर जो साइटेशन लिखे हुए वो महत्वपूर्ण है, जो कानून है वो महत्वपूर्ण है। तो आपको उन कानूनों को निकाल के उनको जज साहब को निकाल कर दिखा के बताना है, या जहां भी आपको पेश करना है, क्योंकि वो एक रास्ता दिखाने जैसा कार्य है सर। रेफरेंस के तौर पे उसका उपयोग किया जा सकता है। रास्ता कैसे दिखाना, भोपाल जाने का रास्ता ये मैंने आपको बताया, इंटरसिटी में बैठे 9 बजे का टाइम है, आप पहुंच जाएंगे। तो ये बतो रेफरेंस है, लेकिन आपको मेन बुक्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिखी जाती है उन्हीं को उठाकर पेश करना है। और जज साहब जब भी आपको जब फाइनल तस्दीक पे पहुंचेंगे उसके रेफरेंस के आधार पर, तो उसी चीज को देखेंगे जो आपकी मुख्य रूप से लिखी हुई है। जैसे कि उसमें काले सिंह 1976 का फैसला लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का, तो जज साहब आपसे यही कहेंगे कि ये पूरा हमें जजमेंट आप ला कर दें। तब आप पूरा जजमेंट की फोटोकॉपी करा के दस्तावेज सूची बनाकर पेश करना होगी। कोई आपके सामने कानून की धारा है तो बुक, अब जैसे उसमें एविडेंस एक्ट की कुछ धारा है, तो एविडेंस एक्ट लाके उसकी धाराओं के आधार पर जज साहब को बताना पड़ेगा। अब जब आपके हाथ में सामग्री होगी तब आप इन सब चीजों को लाकर जज साहब के समक्ष बता भी पाएंगे। अरे होगी नहीं तो कैसे बताएंगे। तो यही मेरी कोशिश है सर। तो उसके लिए आपको बहुत जल्द दूंगा। और इसी प्रकार से गूगल पे भी मेरे द्वारा जो है कि ई बुक्स अपलोड की गई हैं 2, और वो भी लगभग 4 या 8 दिन में लाइव होंगी। अभी उसकी लाइव हुई नहीं है। तो वहां पे ये सुविधा उपलब्ध है कि वो गूगल को तो आप जानते हैं सर, वो तो ऑल वर्ल्ड में मौजूद है। और आप जहां भी हैं, जिस भी जगह हैं, पूरे पूरे इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में आप जहां भी मौजूद हैं, और यदि आपको मेरी उस ई बुक्स की आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसको खरीद सकते हैं वहां से। मेरे उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा आने वाले समय में।
ये मैंने आपको एक फ्री जानकारी दे दी है। और गूगल पे सर जीएसटी वगैरह सब जोड़ के उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो इसी कारण से 299 रुपये सर उसकी कीमत मेरे द्वारा आप रखी गई है। और उधर 1000 रुपये उसकी कीमत है, जो मैं अतिशीघ्र उसकी लिंक जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको सर बताऊंगा। पहले मैं खुद मंगाऊंगा उस किताब को, और किताब को हाथ में लेके बैठूंगा वीडियो में आपके सामने, और मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा पूरा उसको देखने के बाद। उसके बाद फिर मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। वरना अगर मैं अनसेटिस्फाइड रहा उसकी प्रिंटिंग से और उसके कार्य से, और उसकी अंदर कुछ त्रुटियां हुई, तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा सर वहां, फिर मैं उसको अपलोड नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा आपको। क्योंकि ई बुक सर काफी सस्ती और सुंदर और त्वरित प्राप्त जो है कि प्राप्त होने वाली एक प्रोसेस है। वो डाक के जरिए आती है, 10 दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं, ये तुरंत आपने हाथ में प्राप्त हो जाती है। और उसको काम दोनों का एक ही है, रेफरेंस के तौर पे ही आप दे सकते हैं। ये कानून में जो बुक में लिखा हुआ उसका स्थान नहीं ले सकता सर ये। लेकिन हमारे को पता तो लग जाता है कि हाँ उस जंगल में शेर बैठा है, तो हम नहीं जाएंगे। हमें पता है कि रास्ता क्लियर है, हम चले जाएंगे। हमें पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, किसमें कहा है, वो तो मेरे रेफरेंस में आपको मिलेगा सर। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।